सुरू केलेलं आहे पॉवर BI मध्ये. मराठी कम्फर्टेबल आहे सगळ्यांना की हिंदी इट्स ओके? कम्फर्टेबल आहे. ओके ठीक आहे. तरी पण मग हिंदीमधूनच घेऊया. सो जर कुणी नंतर रेफर केला तो परत प्रॉब्लम. ठीक है. सो कल परसों के लेक्चर में हमने मॉडलिंग पार्ट शुरू किया था. मॉडलिंग में हमने देखे कि टाइप्स ऑफ मॉडलिंग जो रिलेशनशिप है. मॉडलिंग मतलब क्या कि मल्टीपल टेबल्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. तो जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उस स्ट्रक्चर को हम मॉडल बोलते हैं इन पावर BI लैंग्वेज. तो ये मॉडलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये जो दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम ये रिलेशनशिप यूज करते हैं, इस रिलेशनशिप के कुछ टाइप है, जैसे वन टू मेनी टू वन टू वन एंड मेनी टू मेनी. तो ये चार टाइप की रिलेशनशिप है. मोस्ट यूज रिलेशनशिप जो है ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है, ये हमने देखा था. प्लस ये जो फिल्ट्रेशन था, ये जो फिल्ट्रेशन डायरेक्शन होती है, इसके बारे में भी हमने देखा था कि ये फिल्ट्रेशन डायरेक्शन अगर बाय डायरेक्शनल हो तो ये फिल्ट्रेशन कैसे करती है, जिसके लिए हमने सेल्स और रिटर्न को कनेक्ट किया था, जिसमें बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप यानी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप फॉर्म होके दोनों साइड ऐसे आ रहा होता है. और हमने यहाँ से एक फील्ड एक कॉलम लिया था और यहाँ से एक कॉलम लिया था. अगर वो रिलेशनशिप हमने सेल से रिटर्न को की तो इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर हमने कुछ सिलेक्शन किया था, जैसे विजुअलाइजेशन में हमने देखा कि दिस पर्टिकुलर कॉलम एक सेल से है एक रिटर्न से. अगर मेरी लेट्स से दिस थिंग ये मेरी सेल्स के टेबल से है और ये मेरे रिटर्न के टेबल से है, तो अगर रिलेशनशिप जो रहेगी, ये रिलेशनशिप जब मेरी सेल्स से लेके रिटर्न तक रहेगी, डायरेक्शन ऐसी रहेगी नीचे की तरफ, तो सेल्स में से जो फील्ड अगर मैं कुछ सिलेक्शन करता हूँ तो वो सिलेक्शन फिल्टर किसको करता है? रिटर्न को करता है. लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं रिटर्न में कुछ सेलेक्ट करता हूँ और डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब सेल्स से रिटर्न के लिए डायरेक्शन है, और मैं रिटर्न में से कुछ सेलेक्ट करता हूँ, देन इट विल नॉट अफेक्ट. इसमें 2015 रिटर्न में से सेलेक्ट करता हूँ तो ये फील्ड अफेक्ट नहीं करती है, ये कॉलम अफेक्ट नहीं करता है, ये फिल्टर नहीं होता है. सो इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टेबल्स के बीच में. और ये जो डायरेक्शन होती है या ये जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है? ये कॉमन फील्ड पे ऊपर डिपेंड होता है कि उन दो टेबल्स में कौन सी की है, जिसको हम की बोलते हैं पावर BI लैंग्वेज में. दो टेबल में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए जो कॉलम्स यूज किए जाएंगे उसको हम की बोलेंगे, कि उस पर्टिकुलर टेबल में कौन सी की है. और जैसे कि हमने कस्टमर एंड प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की और सेल्स फैक्ट में की प्रोडक्ट की, तो ये की हुई यहाँ पे जो की है और ये यहाँ पे जो की है, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ. मैंने ये भी बताया था कि मोस्टली जो कनेक्शन होता है वो डायमेंशन टेबल से ट्रांजैक्शन टेबल में होता है. हमारे पास सेल्स एंड रिटर्न ये दो ट्रांजैक्शन टेबल्स हैं, तो जितने भी डायमेंशन टेबल रहेंगे वो डायमेंशन टेबल की वन टू मेनी से रिलेशनशिप होगी हमारे ट्रांजैक्शन टेबल में अकॉर्डिंग टू कॉलम अवेलेबिलिटी. जैसे ये रिटर्न का कॉलम है, ये रिटर्न का टेबल है, इसमें प्रोडक्ट की है एंड टेरिटरी की है, तो मेरे पास प्रोडक्ट एंड टेरिटरी के जो दो कॉलम दो टेबल है उनकी रिलेशनशिप इसको हो सकती है. लेकिन मैं कस्टमर को कनेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि वो कॉलम ही नहीं है, कस्टमर की नहीं है यहाँ पे रिटर्न में, राइट. तो मैं कस्टमर को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा वहां पे. अंडरस्टैंड? यहां तक हमने देखा था, ठीक है. भी जैसे मैंने प्रोडक्ट का टेबल सेल्स को कनेक्ट किया है, कस्टमर का टेबल सेल्स को कनेक्ट किया है, एंड कैलेंडर का टेबल ऑर्डर डेट को कनेक्ट किया है. अभी यहाँ पे अगर ऑर्डर डेट एंड स्टॉक डेट, मेरे पास दो डेट है, ठीक है, तो मैं ये डेट का जो रिलेशनशिप है ये मैंने ऑर्डर डेट के साथ ही किया, मैं तो स्टॉक डेट के साथ भी कर सकता हूँ ना. तो अगर मैंने अभी ये मैंने पहली एक रिलेशनशिप बनाई हुई है ऑर्डर के साथ, मैं दूसरी रिलेशनशिप जैसे बनाने जाऊँ, जैसे मैं कैलेंडर को डेट को इस स्टॉक डेट के ऊपर डाल रहा हूँ, तो जो रिलेशनशिप बन रही है ना उसको ऑब्जर्व करो. ये जो रिलेशनशिप बनी है इसमें क्या डिफरेंस लगता है, इसकी रिलेशनशिप ये और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई देता है. मतलब मैं इसको जूम करूँ,
सी ये पहले वाली हमने बनाई थी और ये दूसरी वाली बनाई है। ठीक है, ये पहले वाली हमने डेट से ऑर्डर डेट को बनाई थी एंड ये दूसरी वाली जो बनाई है ये स्टॉक डेट से बनाई है। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है? कंटिन्यूअस लाइन नहीं है। यस, एक कंटिन्यूअस है, एक डॉटेड है। तो पावर बीआई में ये जो डॉटेड लाइन होती है ना, ये होती है इनएक्टिव रिलेशनशिप एंड जो सॉलिड लाइन होती है वो डिनोट करती है एक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है, सॉलिड सॉलिड लाइन मतलब एक्टिव रिलेशनशिप, डॉटेड लाइन मतलब इनएक्टिव रिलेशनशिप। तो पावर बीआई में आपको इंटरव्यू के टाइम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो टेबल्स में कितने रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा कि मैं दो टेबल में मुझे रिलेशनशिप बनानी है, तो हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल बिटवीन टू टेबल्स? तो आप क्या आंसर दोगे, कितनी रिलेशनशिप बन सकती है दो टेबल्स के बीच में? टाइप्स, टू टाइप्स। कितनी कितनी रिलेशनशिप, हाउ मेनी रिलेशनशिप्स? जैसे मैंने ये कैलेंडर और ये सेल्स के बीच में ये दो रिलेशनशिप बनाई है, तो दो टेबल्स में मल्टीपल रिलेशनशिप हम बना सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही रिलेशनशिप एक्टिव होगी, बाकी सारी रिलेशनशिप इनएक्टिव होंगी। जो एक्टिव रिलेशनशिप होती है वही रिलेशनशिप आपकी एक्चुअल रिपोर्ट में वर्क करती है। जो इनएक्टिव रिलेशनशिप है वो काम नहीं करेगी जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करोगे। अभी अगर मुझे इस रिलेशनशिप को एक्टिव करना है, तो अगर मैं एक्टिव करना है तो मैं इस रिलेशनशिप पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। ये टिक मार्क मैंने फर्स्टली दिखाया था, कि मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव करके टिक मार्क। नॉर्मली जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये टिक होता है अगर रिलेशनशिप नहीं है दोनों में। अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो देखो एक वार्निंग साइन आती है कि सेल्स फैक्ट एंड कैलेंडर डिम में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बनी हुई है। ठीक है, एक रिलेशनशिप आपने ऑलरेडी बना चुके हो, जो कि ऑर्डर डेट और डेट का जो कॉलम है दोनों में। एक तो उस रिलेशनशिप को आप डिलीट करो या उसको इनएक्टिव करो, देन इसको एक्टिव करो। ठीक है, तो मैं फिर इस एक्टिव वाली रिलेशनशिप पे जा रहा हूँ। एक तो मैं इसको, अगर मुझे ये नहीं चाहिए हो तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं प्रॉपर्टीज में जाके ये जो टिक मार्क है ना, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, इसको अनचेक कर रहा हूँ एंड देन ओके कर रहा हूँ। अभी दोनों इनएक्टिव हो गई। अभी फिर मैं इसको एक्टिव कर सकता हूँ, ये वाली को मैं एक्टिव कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके देन मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव और ओके कर रहा हूँ। अभी ये सॉलिड हो गई। ठीक है, तो एट ए टाइम एक रिलेशनशिप ही एक्टिव रहेगी, बाकी सारी रिलेशनशिप इनएक्टिव रहेगी। तो बिटवीन टू टेबल्स कितनी रिलेशनशिप बन सकती है? मल्टीपल रिलेशनशिप बन सकती है, बट ओनली वन रिलेशनशिप कैन बी एक्टिव, अदर्स आर इनएक्टिव। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपने मल्टीपल बोला तो वो मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको ये आगे का वर्ड बोलने पड़ेंगे कि एट ए टाइम वन रिलेशनशिप इज एक्टिव, अदर्स आर इनएक्टिव। ओके, समझ में आ गया? तो अभी ये जो डेट का जो कैलेंडर है, ये जो कैलेंडर टेबल है ना, इसकी रिलेशनशिप हम जो ये डेट के साथ कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे अभी मैं इस कैलेंडर डेट का, अभी मेरे पास ये कैलेंडर का टेबल है जिसमें मैंने ईयर मंथ वगैरह सब अपन ने कॉलम निकाले हुए हैं। तो मैं अगर कुछ फिल्ट्रेशन करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने 2020 का फिल्ट्रेशन किया, ईयर 2020, तो ये जो रिलेशनशिप बनी हुई ना, जैसे कि अभी ये डेट का कॉलम किस कॉलम को कनेक्टेड है? ये स्टॉक डेट को कनेक्टेड है ना। तो ये क्या करेगा, इस टेबल को स्टॉक डेट के बेसिस पे फिल्टर करेगा, ना कि ऑर्डर डेट के बेसिस पे। जो रिलेशनशिप में एक्टिव है, जैसे मैंने अगर ये स्टॉक डेट की इनएक्टिव कर ली और ये ऑर्डर डेट की एक्टिव कर ली, तो फिर उस टाइम पे ये 2020 जो ईयर रहेगा, ये ऑर्डर डेट का ईयर पकड़ेगा 2020, ना कि स्टॉक डेट का। तो आप कौन से टेबल को, ये डेट का जो फील्ड है, ये डेट का जो कॉलम है, ये आपके ट्रांजैक्शन टेबल में किस डेट के साथ कनेक्ट करते हो, ये इंपॉर्टेंट करता है। आपका एनालिसिस इस पे डिपेंड होता है पूरा। आप जो पावर बीआई में रिपोर्ट करोगे, जो एनालिसिस करोगे, वो आप एक डेटा एक डेट के बेसिस पे कर सकते हो, राइट? एक तो आप ऑर्डर डेट के बेसिस पे कर सकते हो या स्टॉक डेट के बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि एट ए टाइम एक रिलेशनशिप एक्टिव होने वाली है, बाकी इनएक्टिव रहेंगे।
तो ये हमारा काम होता है हमेशा ऑलवेज, जब हम रिलेशनशिप या जब भी हम किसी डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो ट्रांजैक्शन टेबल में कौन सी डेट के साथ हमें कैलेंडर का रिलेशनशिप बनाना है। क्योंकि आप पावर बीआई में जब विजुअल्स पे रिपोर्ट्स बनाओगे तब आपको फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया तो देना पड़ेगा क्लाइंट को कि आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो ईयर और मंथ अगर वो सेलेक्ट करेगा, लेट्स से उसको 2020 का डेटा देखना है, 21 का डेटा देखना है, या 2021 में से सिर्फ जनवरी मंथ का डेटा देखना है, तो ये जो फिल्ट्रेशन वो लगाएगा विजुअल पे, और आपका जो विजुअल्स रहेंगे वो विजुअल उसके हिसाब से फिल्ट्रेशन होंगे। तो वो डिपेंड कैसे करेगा कि आपका कैलेंडर टेबल कौन से ये कॉलम को कनेक्टेड है। अगर ऑर्डर डेट को कनेक्टेड है तो ऑर्डर डेट के हिसाब से फिल्ट्रेशन होगा, अगर वो स्टॉक डेट को कनेक्टेड है तो स्टॉक डेट के हिसाब से होगा। इसलिए हमें ये पूछना पड़ता है हमेशा क्लाइंट के साथ कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपके जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, जो आपका ट्रांजैक्शन टेबल है, उसमें से कौन सी डेट हमें लेनी है फॉर द एनालिसिस पर्पज। कोई एक डेट होगी, हो सकता है कि उनकी शिप डेट होगी या व्हाटएवर, उनका जो जिस डेट पे उनका एनालिसिस चलता है, पोस्टिंग डेट रहेगी, परचेज डेट रहेगी। अगर उस कंपनी का सारा परचेसिंग पे ही चलता है और परचेज डेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बाकी की डेट को कनेक्ट नहीं करोगे, ऑर्डर डेट को नहीं करोगे, स्टॉक डेट को नहीं करोगे, किसी और डेट को नहीं करोगे कनेक्ट, आप क्या करोगे, परचेज डेट को कनेक्ट करोगे। तो ये क्वेश्चंस हमेशा हमें पूछना होता है क्लाइंट को कि आपका जो एनालिसिस है ये कौन से डेट के बेसिस पे चलता है। सो अकॉर्डिंगली यू मेक रिलेशनशिप बिटवीन कैलेंडर टेबल एंड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टेबल। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes. ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग मैं ये स्टॉक डेट वाली जो है रिलेशनशिप ये मैं इनएक्टिव कर रहा हूँ, एंड ऑर्डर डेट की जो रिलेशनशिप है इसको एक्टिव कर रहा हूँ। ये इनएक्टिव रिलेशनशिप जो होती है ना, ये हम कभी कभी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। मान लो कि आपको एनालिसिस करना है और आपको आपने जो रिलेशनशिप बनाई हुई है वो ऑर्डर डेट के हिसाब से है, ठीक है। आपने जो रिलेशनशिप बनाई हुई है वो ऑर्डर डेट के हिसाब से, मतलब आपकी एक्टिव रिलेशनशिप ऑर्डर डेट के साथ है, और दूसरी एक रिलेशनशिप आपने बना के रखी हुई है स्टॉक डेट के साथ जो कि इनएक्टिव है। लेकिन आपको कुछ एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक डेट, कि आपको स्टॉक डेट को कंसिडरेशन में लेना है कि क्लाइंट ने सपोज ऐसा बोला कि ठीक है ऑर्डर डेट के साथ आप कनेक्ट कर लो ट्रांजैक्शन, मुझे बाकी सब में तो ऑर्डर डेट चाहिए, लेकिन एक मेरा पर्टिकुलर विजुअल है जिसमें जो कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन मुझे चाहिए स्टॉक डेट के बेसिस पे। तो अगर मैंने 2020 सेलेक्ट किया है तो उसने 2020 ऑर्डर डेट का नहीं लेना चाहिए, उसने लेना चाहिए स्टॉक डेट का। तो उस केस में अपन डैक्स के थ्रू वो कैलकुलेशन करते हैं। डैक्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस को यूज करके हम फोर्सफुली पावर बीआई को बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए आप इस रिलेशनशिप को टाइम बिंग के लिए एक्टिव करो, बैकएंड में कैलकुलेशन परफॉर्म करो, वापस इनएक्टिव कर दो, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म होने के लिए पर्टिकुलरली वो बस रिलेशनशिप जो इनएक्टिव थी वो एक्टिव हो जाती है, वंस कैलकुलेशन डन वो इनएक्टिव हो जाती है। ये सब कहाँ होता है, ये बैकएंड में होता है। जो कैलकुलेशन इंजन है या वर्टीपैक इंजन जो बोलते हैं पावर बीआई का, उसमें ये सारी चीजें होती है, ओके। उसका वो जो डैक्स वगैरह है, जब हम डैक्स शुरू करेंगे पढ़ना तब अपन देखेंगे वो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि एक्टिव इनएक्टिव दो रिलेशनशिप होती है दो टेबल्स के बीच में, एट ए टाइम एक रिलेशनशिप एक्टिव होती है, बाकी सारी इनएक्टिव होती है। और इनएक्टिव रिलेशनशिप हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, इसलिए हम बनाते हैं उसको। क्योंकि मैं तो बस ऐसे दिखाने के लिए तो रिलेशनशिप नहीं बना के रखूंगा ना, अगर मुझे चाहिए नहीं तो बनाऊंगा क्यों। अगर ये एक्टिव इनएक्टिव रिलेशनशिप दिया है तो उसके पीछे भी तो कुछ लॉजिक होगा, कि आप इनएक्टिव रिलेशनशिप बना रहे हो तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा पावर बीआई का, इसीलिए तो दिया हुआ है वो, ठीक है। अगर जरूरत ही नहीं है तो देते ही नहीं है वो फीचर, ठीक है। तो ये फीचर के लिए कौन सा डैक्स लगेगा, कैसे वर्कआउट होगा, ये अपन डैक्स जब शुरू होगा तब वो डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए मॉडलिंग के लिए बस इतना याद में रखो, क्लियर। तो मॉडलिंग में हम बाकी के टेबल्स भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे अपने पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा सेट में ना प्रोडक्ट की कैटेगरी है, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है एंड प्रोडक्ट है। तो हेरारकी पता है आपको, हेरारकी होती है, हेरारकी इन द सेंस की जैसे मेरे पास ईयर है, तो ईयर में ईयर के बाद क्या आता है, मंथ आता है या क्वार्टर्स आते हैं,
ईयर्स के बाद मतलब ईयर्स के अंदर पहले क्वार्टर्स आते हैं, क्वार्टर्स के नीचे क्या होता है, मंथ्स होते हैं, और मंथ्स के नीचे क्या होते हैं, डेज होते हैं। सो ये एक हायरार्की है, राइट। डे आप उसको डेज, मंथ, क्वार्टर, ईयर बोलो, या ईयर, क्वार्टर, मंथ्स, डेज बोलो। पावर बीआई में हमेशा जो हायरार्की होती है वो टॉप मोस्ट से लो मोस्ट तक जाती है। जैसे ईयर हो सबसे टॉप पे रहेगा, उसके बाद क्वार्टर्स आएगा, उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डेज आएगा। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस में आपको ये भी पूछे कि ईयर की हायरार्की क्या है। ये कब आपको पता चलेगा कि जब आप देखोगे, आपको पता होगा, आपने डेस्क में या टेबल में उस पर ध्यान दिया होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपन देखते भी है उसको, लेट्स से कैलेंडर टेबल जो है अपनी, इसमें देखते हैं कुछ बनी हुई है क्या हायरार्की, यहाँ पे नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो आप हायरार्की बना भी सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे डेट है, राइट, मंथ भी है मेरे पास, क्वार्टर्स भी है अपने पास, एंड ईयर भी है अपने पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ईयर का जो कॉलम है ना, जैसे मैं यहाँ पे राइट यहाँ पे जा रहा हूँ, क्रिएट हायरार्की बोल रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट हायरार्की मैंने ऐसे बोला, देखो ये ईयर हायरार्की बन गई। अभी ईयर के बाद क्या होता है, क्वार्टर्स होते हैं ना। तो मैं ये क्वार्टर को या क्वार्टर क्यू को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ऐड टू हायरार्की, ईयर हायरार्की, ये कॉलम्स वैसे की वैसे रहेंगे, बस एक उस कॉलम की कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। ये कॉपी आपको टेबल में नहीं दिखेगी, बस वो हायरार्की लिए यहाँ पे दिखेगी। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्वार्टर डाल दिया हमने, उसके बाद क्या आएगा, मंथ आएगा, राइट। तो मंथ भी डाल देते हैं, ये मंथ नेम जो बोला था इसको डाल देते हैं, ऐड टू हायरार्की, ईयर हायरार्की, और उसके बाद डे आया ना, इस वाले को ऐड टू ईयर हायरार्की। अभी मैं इस ईयर हायरार्की को अगर एक्सपांड करता हूँ ना, देखो यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डेट, ये हायरार्की बनी, इसको हायरार्की बोलते हैं। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, ऐसे 3 टेबल है या 3 फील्ड मैं बोल रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि हायरार्की कैसी होगी इन तीनों में? प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। कैसे? प्रोडक्ट ही मेन है ना सर एक्चुअली। प्रोडक्ट मेन है, बट वो प्रोडक्ट जो मेन है वो कैटेगरी से आएगा ना। प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट तो आपका लास्ट चाइल्ड होगा, वो जैसे डेज अपना लास्ट आउटपुट है, वैसे प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्रोडक्ट की सब कैटेगरी आएगी, और उस सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स है, बराबर। तो ये हायरार्की हुई। तो हायरार्की अंडरस्टैंडिंग जो है ये भी हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी आपको डेटा को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये भी एनालाइज करना पड़ता है कि यहाँ पे हायरार्की क्या है। बेसिकली अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आप क्लाइंट को पूछ सकते हो कि इस डेटा में आपकी हायरार्की क्या है, कुछ हायरार्की है क्या। अगर हायरार्की है तो इसका मतलब डेटा इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जैसे अपने केस में कैटेगरी के अंदर कुछ सब कैटेगरीज है, राइट, और उस सब कैटेगरीज के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है। तो फाइनली अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि उसमें से उस 100 में से डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि 20-20 प्रोडक्ट हर एक सब कैटेगरीज के अंदर चले गए, और वो जो लेट से 4 मेरे पास सब कैटेगरीज है जिसके अंदर ये 20-20 करके सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए, और वो जो 4 सब कैटेगरीज है वो किसी एक कैटेगरी या 2 कैटेगरीज के अंदर आती होगी, राइट। जैसे ट्री जैसा बनता है ना, कि पहले कैटेगरी आएगी, उसके बाद उसकी सब कैटेगरीज आएगी, और उसके सब कैटेगरीज के बाद उसकी प्रोडक्ट्स आएंगे। तो रिलेशनशिप जब बनाते हैं अपन, तब ये हायरार्की का हमें इस तरह यूज होता है कि जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज का टेबल जो रहेगा वो सबसे पहले कहाँ पे कनेक्ट होगा, प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज को कनेक्ट होगा, राइट। क्योंकि हम डायरेक्टली फिल्टर नहीं कर सकते सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो की है वो कौन सी है, प्रोडक्ट कैटेगरी की है, राइट। ये प्रोडक्ट कैटेगरी की है, लेकिन मेरे पास ट्रांजैक्शन टेबल में प्रोडक्ट की है, ना कि प्रोडक्ट कैटेगरी। मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी
इस सब कैटेगरी को फिल्टर करेगा, देन दिस सब कैटेगरी फिल्टर दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट फिल्टर सेल्स, ऐसे फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरीज को सब कैटेगरीज के साथ कनेक्ट करेंगे। की कौन सी रहेगी, प्रोडक्ट, ये जो मेरा अभी ये डायमेंशन टेबल हुआ मेरा, राइट, ये दोनों डायमेंशन टेबल है वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट कैटेगरी की, यहाँ पे जो मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी की है इसको कनेक्ट होगा। जैसे मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ ना, तो रिलेशनशिप देखो कौन सी बनी है, ये रिलेशनशिप बराबर बनी है, ये श्योर है। नहीं 1 to 1 होना चाहिए। किसको किसको लगता है 1 to 1 होना चाहिए और किसको लगता है 1 to भी नहीं होना चाहिए? 1 to 1 होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको क्या लगता है इन दोनों में जो रिलेशनशिप बनी है ये 1 to नहीं, ये दिस इज रॉन्ग या राइट, या राइट है? ये सर मेन्यू टू मेन्यू चाहिए थी ना। मेनी टू मेनी चाहिए थी। ओके, और किसी का कुछ ऑब्जर्वेशन? जो ये रिलेशनशिप बनी है दो टेबल्स के बीच में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को हायरार्की बताया कि कैटेगरीज के बाद सब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज के बाद प्रोडक्ट, तो उस हिसाब से मैंने ये रिलेशनशिप बनाई है 1 to मेनी। सो ये 1 to मेनी बनी है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी की यहाँ की और सब कैटेगरीज में जो मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी की है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये 1 to मेनी बन के आई जो आई रिलेशनशिप, दिस इज रॉन्ग या राइट? दोनों डायमेंशन टेबल है। ये 1 to मेनी जो बना है दिस इज राइट। क्यों राइट है? अभी ऑब्जर्व करो कि कैटेगरी के अंदर, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल है वो डायमेंशन टेबल है, तो वहां पे सब यूनिक है, यूनिक कैटेगरी है मेरे पास। अभी सब कैटेगरीज के अंदर ऐसा हो सकता है ना कि एक सब कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल, एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज हो सकता है ना ऐसा? तो अगर मैंने ऑब्जर्व किया, लेट्स से टेबल व्यू में जाके चेक करते हैं, लेट्स ओपन प्रोडक्ट का टेबल, पहले प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल, 4 रोज है यहाँ पे 1 2 3, यूनिक है सारा। यूनिक है मतलब 1 आएगा। जब रिलेशनशिप हम बनाते हैं की के बेसिस पे, तो यहाँ पे सब यूनिक है, इसका मतलब उस टाइप पे 1 आएगा। और जो हमने कनेक्ट किया है सब कैटेगरी को, अगर यहाँ पे देखा तो दिस इज, ये यूनिक है या क्या है? यूनिक नहीं है ना ये, इसलिए मेनी आया है। मेनी क्यों आया है? अभी जैसे दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, अगर मैंने यहाँ पे लेट से फिल्टर लगाया, लेट से आई विल पुट 1 ओवर हियर, एक को फिल्टर करते हैं, दिस 1 कैटेगरी के अंदर मेरी 3 सब कैटेगरीज है ना, तो 3 सब कैटेगरीज, तो सब कैटेगरीज के लिए तो 1 2 3 आएगा, लेकिन उन तीनों के लिए अगर एक ही कैटेगरी है तो तीनों को 1 1 आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे डुप्लीकेशन है, तो ये फॉरेन की एज ए यूज हुई है, इसलिए वो रिलेशनशिप जो बनी वो 1 to मेनी बनी। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहे हो? ये रिलेशनशिप 1 to मेनी क्यों बनी? एक पर्टिकुलर कैटेगरी के मल्टीपल सब कैटेगरीज हो सकती है ना, मल्टीपल सब कैटेगरीज के लिए ठीक है, मैं सब कैटेगरीज की पे जब जा रहा हूं तो यहाँ पे मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू दिख रही है, लेकिन जैसे फिल्ट्रेशन किया था हमने 1 2 3, ये 3 जो मेरी सब कैटेगरीज है, तीनों के लिए भी 1 ही कैटेगरी है, तो 1 का डुप्लीकेशन हुआ ना यहाँ पे। इसीलिए रिलेशनशिप जो बनी प्रोडक्ट कैटेगरी की सब कैटेगरी के साथ, वो 1 to मेनी बनी। ठीक है, अभी सब कैटेगरी, जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी को हमने प्रोडक्ट सब कैटेगरीज की के साथ कनेक्ट किया यहाँ पे, इस प्रोडक्ट कैटेगरी की को और सब कैटेगरीज में प्रोडक्ट कैटेगरी की को। अगेन दिस प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के टेबल को अगर मुझे प्रोडक्ट के टेबल को कनेक्ट करना है ना अभी, तो वो कौन से की के बेसिस पे कनेक्ट होगा? प्रोडक्ट सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कैटेगरी की तो ऑलरेडी यूज कर लिया ना, ये यूज कर लिया हमने। यहाँ पे प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट कैटेगरी की है क्या? प्रोडक्ट की है ना, बराबर। एंड कौन सी की है और कौन सी की है? सब कैटेगरी की है ना।
कैटेगरी की तो नहीं है, तो सब प्रोडक्ट सब कैटेगरी के अंदर की सब कैटेगरी की प्रोडक्ट के टेबल के अंदर की सब कैटेगरी की को कनेक्ट होगी, और जो रिलेशनशिप बनेगी कौन सी बनेगी, वन टू मेनी बनेगी, क्योंकि किसी एक सब कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये लॉजिक समझ रहा है? एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरी, और एक सब कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट, इसीलिए रिलेशनशिप वन टू मेनी, वन टू मेनी। तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी की को उठाते हैं एंड इस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की पे डालते हैं, वन टू मेनी बनी है रिलेशनशिप, ठीक है। एंड जो लास्ट वाली थी प्रोडक्ट के टेबल की इस सेल्स फैक्ट के साथ, हमने प्रोडक्ट की के बेसिस पे जो कनेक्शन किया था, ये वन टू मेनी बन रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन टेबल में मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकते हैं ना। भले ही मेरी प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट की यूनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन टेबल में एक दिन में एक ही प्रोडक्ट आता है, एक दिन में मल्टीपल प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, इसीलिए डुप्लीकेशन है यहाँ पे सेल्स फैक्ट में, इसीलिए वन टू मेनी बनी है। ये क्लियर है रिलेशनशिप, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट एंड देन सेल्स फैक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ इसमें डाउट है? अरे बोलो, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम लोग समझ में आया है कि नहीं आया? इसका मतलब कोई डाउट नहीं? नो सर। समझ ले? यस। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया। अभी मेरे पास बचे कौन से टेबल है? टेरिटरी का बचा है ना। अभी टेरिटरी का की देखो, ये सेल्स फैक्ट का जो ट्रांजैक्शन टेबल है मेरे पास, टेरिटरी की यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मैं टेरिटरी की को, सेल्स टेरिटरी की को इन दोनों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे बस नाम डिफरेंट है, बट दिस इज द सेम, टेरिटरी का की और ये टेरिटरी का की। सो आई जस्ट मेक सिंपल कनेक्शन बिटवीन देम। ये कनेक्शन क्यों बना रहे हैं यहाँ पर? कि मुझे अगर देखना है कि लेट्स से कौन सी कंट्री का कितना सेल है या कौन सी कंट्री का कितना रिटर्न है, तो टेरिटरी का टेबल भी मेरे मॉडलिंग में होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट, ये जो सारे डायमेंशन टेबल अपन सेल्स के साथ कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अपन एनालिसिस करेंगे कि कौन से कस्टमर का कितना सेल है, कौन से कस्टमर का कितना रिटर्न है, या कौन से कस्टमर ने कितने हमें ऑर्डर दी हुई है, ये सारा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं जब तक उन दो टेबल्स में कनेक्शन नहीं होगा। आप एनालिसिस जब करोगे, आप प्रोडक्ट का एनालिसिस करोगे, आप कस्टमर का एनालिसिस करोगे, कैटेगरी वाइज एनालिसिस करोगे, सब कैटेगरी वाइज एनालिसिस करोगे, एंड ऑफ द डे आपको फिल्टर क्या करना है? आपका ट्रांजैक्शन टेबल ही करना है। बट फिल्ट्रेशन के लिए फिर दो टेबल्स में कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ऐसा कहा कि कैटेगरी ने, लेट्स से मेरे पास 3-4 कैटेगरी है, और वो 4 कैटेगरी का अगर मुझे सेल देखना है कि उन 4 कैटेगरीज का सेल कैसे रहेगा, तो जब तक ये रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा मैं इस ट्रांजैक्शन टेबल के साथ, इस कैटेगरी की पर्टिकुलर टेबल की, तब तक वो दिखेगा नहीं। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी ये रिलेशनशिप बन गई है, तो एक ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स से डिलीट दिस वन, ठीक है। सो मैं यहाँ से लेट्स से अपन जो कैटेगरीज है, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये कैटेगरी नेम को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ड्रैग करके इसमें ले रहा हूँ। मेरे पास वो दिखा रहा है कि आपके पास 4 कैटेगरीज है, एंड अगर मैंने सेल्स का जो मेरा टेबल है उसमें से लेट्स से ये ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है इसको मैंने यहाँ पे डाला, तो बाय डिफॉल्ट वो सम लेगा। लेकिन सम लेगा पर वो मुझे दिखाएगा कि एक्सेसरीज के लिए कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, बाइक्स के लिए कितनी है, क्लोथिंग के लिए कितनी है, ठीक है। ये मुझे वो फिल्टर करके दे रहा है डाटा। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो रिलेशनशिप बन रहा है। वो क्या कर रहा है, कैटेगरी के पास लेट्स से कैटेगरी के अंदर एक्सेसरीज की कैटेगरी है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेसरीज का जो फिल्टर है वो यहाँ पे सब कैटेगरीज में पास कर रहा है। सब कैटेगरीज में जो फिल्टर पास कर रहा है, तो वो फिल्टर क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बेसिस पे सब कैटेगरीज फिल्टर कर रहा है। देन वो फिल्टर हुई सब कैटेगरीज क्या कर रही है, इस प्रोडक्ट को फिल्टर कर रही है, एंड जो फिल्टर होके बचे हुए प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन टेबल को फिल्टर कर रहे हैं।
सो ये फिल्ट्रेशन यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अगर ये रिलेशनशिप अगर है, ये इस रिलेशनशिप को मैं अगर इनएक्टिव कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ, तो वो फिगर जो आए हुए हैं ना हमारे पास, उस पर देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको मैंने इनएक्टिव कर दिया, अभी मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी एंड ट्रांजैक्शन टेबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैंने विजुअलाइजेशन में देखा, सी ये सारे को सेम ही वैल्यू दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है अभी? क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है दोनों टेबल में, फिल्ट्रेशन पास ही नहीं हो रहा है आपका। इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर हम देखें रिपोर्ट में, मॉडल जो होता है वो आपके रिपोर्ट का हार्ट होता है। मॉडल आपका सही, आपका रिपोर्ट सही। मॉडल गलत, रिपोर्ट गलत। आप कितना भी कैलकुलेशन कर लो, रिपोर्ट का आंसर आपको मिलेगा नहीं जब तक मॉडलिंग आपका क्लियर नहीं होगा। मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मॉडलिंग ऐसे नहीं है कि वन शॉट में आपने टेबल देख ली और फटाफट रिलेशनशिप बन गया, ऐसे नहीं होता है कभी। मॉडलिंग में भी R&D होते हैं। आप पहले मॉडल बनाते हो, फिर उस पर R&D करते 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 फिर नए टेबल्स ऐड होते जाते हैं। फिर आप उस पर जब देखते हो, कैलकुलेशन करते हो, रॉन्ग आता है, वापस मॉडल चेक करते हो, ऐसे करते करते वो मॉडल फाइनली बनता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि वन शॉट में आपने देखा, टेबल देख लिया, क्लाइंट को बोल दिया हाँ भेज दो टेबल, आपने रिलेशनशिप पर भेज दिया रिपोर्ट, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए मल्टीपल डिस्कशन होता है, क्लाइंट के साथ बार बार कनेक्ट करते हो। कुछ टेबल्स की रिलेशनशिप आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप क्लाइंट को पूछते हो कि भाई आपके पास जो टेबल आपने दिए हुए हैं उन दोनों में की क्या है, कुछ डायरेक्ट की है क्या? वो बोल सकता है कि नहीं डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट की है, आप पहले इस टेबल को कनेक्ट करो, फिर इस टेबल से ये फिल्टर होगा। ऐसे वो आपको हिंट देता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेस है, आपसे ज्यादा तो वो जानते हैं ना उनका बिजनेस, ठीक है। आप तो बस उसको एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, आप उनकी कोशिश कर रहे हो एनालिसिस करने की या जानने की बिजनेस, बट वो अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो दे नो बेटर कि उनका डेटा जो है वो डेटा किससे कैसे रिलेट करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये अपन चीजें क्लाइंट के साथ ही इंटरेक्ट करते क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा टेंशन मत लो अभी कि मॉडलिंग में अरे यार ये टेबल्स को कनेक्ट कैसे करें, ये की समझ में नहीं आया तो क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे दिमाग में कि अभी ठीक है हमारे सामने ये की बनी हुई है तो अपन कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जब क्लाइंट का टेबल आएगा हमारे सामने तो वहाँ पे कुछ की नहीं होगा, उस टाइम पे की बनानी पड़ेंगे कभी वो भी, तो कैसे समझे कि कौन सा टेबल है वो किस टेबल को कनेक्ट करे, ठीक है। सिंपल फैक्ट होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें कि ट्रांजैक्शन टेबल कौन से हैं, डायमेंशन टेबल कौन से हैं, ठीक है। एक बार वो चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली, देन मॉडल लुक सिंपलर, ठीक है। पहले सिंपल मॉडल बनाना शुरू करो, पहले ट्रांजैक्शन टेबल्स को डायमेंशन टेबल के साथ वन टू मेनी रिलेशनशिप से कनेक्ट करो। एक बार वो शुरू कर दिया, जैसे ये सिंपल, जैसे जैसे अपन ने बनाते गए ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा बार बार, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपने एक टेबल लिया और उस टेबल को जब आप कनेक्शन बना रहे थे तो वो सिंपल दिख रहा था कि एक टेबल से मैं दूसरे टेबल को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो वैसे स्टेप वाइज जाओ, एक साथ मल्टीपल टेबल्स को सोचो मत, एक एट टाइम दिमाग को एक ही काम दो, ठीक है। आप प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल के बारे में भी सोच रहे हो और साइड बाय साइड ये भी सोच रहे हैं कि ये रिटर्न का टेबल कैसे कनेक्ट करूँ वहाँ पे, ऐसे मत करो, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल है, हायरार्की समझो, हायरार्की के बेसिस से अपने ट्रांजैक्शन टेबल को कनेक्ट करो, पहले एक टास्क कंप्लीट करो देन गो फॉर नेक्स्ट टास्क, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, मोर एंड मोर डेटा सेट आप लोगे, कनेक्शंस बनाओगे, रिपोर्ट्स विजुअलाइजेशन में करोगे, टूल्स की प्रैक्टिस करोगे, देन एंड देन ओनली आप अच्छी मॉडलिंग बना पाओगे। ऐसा वन नाइट में आप हीरो नहीं बन सकते, राइट। कुछ डेटा सेट रहेंगे, मैं प्रोजेक्ट जब मैं दूंगा आपको तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा क्लियर होगा चीज़ें, लेकिन जैसे ऑनलाइन जैसे kaggle.com वेबसाइट है तो वहाँ पे डेटा सेट्स मिलते हैं हमें, तो डेटा सेट्स को डाउनलोड करने का, उस पर रिपोर्ट बनाने का, एक्सेल फॉर्म में रिपोर्ट वो आती है डेटा। जैसे अपन ने ये एडवेंचर वर्ल्ड का डेटा लिया, वैसे अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल का कभी डेटा हो सकता है, कभी फाइनेंस का डेटा हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी का डेटा हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी उसका डेटा हो सकता है, मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। मल्टीपल डोमेन्स के वहाँ पे डेटा सेट अवेलेबल है, आपको बस टाइप करना है कि मुझे ये डेटा सेट चाहिए। डेटा सेट लेने का, कनेक्ट करने का, टेबल्स लेने की और सोचने का कि अभी मेरे पास 3-4 टेबल है, कैसे कनेक्ट करूँ एक दूसरे को, ठीक है।
बचा ये रिटर्न का टेबल। अभी रिटर्न का टेबल अगर मैं देखूँ तो इसमें मेरे पास इसमें प्रोडक्ट की है, देन टेरिटरी की है। तो मैं प्रोडक्ट को कनेक्ट कर सकता हूँ एंड टेरिटरी को कनेक्ट कर सकता हूँ इससे। मैं कस्टमर को कनेक्ट नहीं कर सकता इसमें। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कस्टमर को कौन सी की के बेसिस पे कनेक्ट करूँगा? कस्टमर की नहीं है इधर। इसलिए जो की मेरे पास है अवेलेबल यहाँ पे रिटर्न के लिए, मैं उस की के साथ उसको कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट की है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट की है, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा। बेसिकली रिटर्न का जो टेबल है, ये टेबल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिटर्न क्वांटिटी कितना है। तो अगर मुझे ये जानना रहेगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की है, अगर मैं देखूँ कि प्रोडक्ट नंबर 352 उसका 50 क्वांटिटी रिटर्न है, तो वो 352 क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन तो भी मुझे मिलनी चाहिए। इसलिए ये रिलेशनशिप है। मुझे ये सिंगल टेबल इन्फॉर्मेशन तो दे देगा कि 352 नंबर का प्रोडक्ट आपका जो है, क्योंकि ये एक सिंगल टेबल है। लेट्स से विजुअलाइजेशन में जब मैं रिटर्न टेबल को ले रहा हूँ, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, और ये रिटर्न का टेबल जो है, जहाँ पे मेरे पास अभी 4 कॉलम दिख रहा है, ठीक है, मैं प्रोडक्ट का की लेता हूँ और ये जो रिटर्न की क्वांटिटी है ना, ये भी लेता हूँ। ये क्या दिखा रहा है मुझे अभी कि 214 नंबर का जो प्रोडक्ट है, इसकी सबसे ज्यादा रिटर्न क्वांटिटी 70, ठीक है। ये सेम टेबल से आ रहा है, तो इसमें रिलेशनशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक ही टेबल है, एक ही टेबल से आपने 2 फील्ड ली हुई है, वो फिल्टर करके दे देगा आपको। लेकिन मुझे देखना है कि अभी ये 214 नंबर जो है, ये इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, और ये रिलेशनशिप जो मैंने प्रोडक्ट के साथ बनाई हुई ना, ये रिलेशनशिप, ये अगर मैंने लेट्स से इसको इनएक्टिव रखा हुआ है, इसको इनएक्टिव रखा हुआ है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? प्रोडक्ट के टेबल में, ठीक है, उसका नाम, मॉडल वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ये प्रोडक्ट का नाम है, राइट। ये प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिया, वो क्या दिखाएगा? कांट सी दिस, कुछ एरर देगा। अगर डिटेल में देखा तो एरर क्या है? कांट डिस्प्ले द डेटा बिकॉज पावर बीआई कांट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर फील्ड्स। क्या बोल रहा है कि उन 2 टेबल्स में रिलेशनशिप ही नहीं है, फिर भी आपने वो फील्ड ली हुई है वहां पे, तो पावर बीआई को अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है कि आपको क्या डेटा दिखाना है। तो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको एक्टिव कर लूँ, अभी इसको मैंने अगर एक्टिव किया, and then I go for over here visualization में, सी अभी वो दिखाएगा डेटा। 214 नंबर की प्रोडक्ट का नाम क्या है? स्पोर्ट 100 हेलमेट रेड। तो सिर्फ नंबर देके तो एंड यूजर को पता नहीं चलेगा ना ये इसका नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन किसी और टेबल में, तो जिस टेबल में है उसकी टेबल के साथ आपकी रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, तभी ये डिस्क्रिप्शन वो बराबर देगा कि 214 नंबर के सामने कौन सा नाम आना चाहिए। ये उस की के साथ वो लिंकअप करके आपको ये आंसर दे रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया ये रिलेशनशिप? सेम वे टेरिटरीज का जो है, यहाँ पे टेरिटरी की है, मुझे देखना है कि कौन सी कंट्री का, कौन से रीजन का, कौन से कॉन्टिनेंट का कितना रिटर्न है। ये सेम टेबल, एक सेम टेबल मुझे बस की के थ्रू इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन उसका रीजन का नाम नहीं बता पाएगा। कब बता पाएगा? जब तक मैं ये रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा और ये फील्ड यहाँ से टेरिटरीज के टेबल से वहां पे लेके नहीं जाऊंगा। So I'll connect sales territory key to this territory key. Okay? Then ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। क्या किया हमने? सिंपल डायमेंशन टेबल एंड ट्रांजैक्शन टेबल को आइडेंटिफाई किया, कीज आइडेंटिफाई की कि कौन सी की किसके साथ कनेक्ट होने वाली है। कॉमन की ही हमने फोकस किया हुआ है कि प्रोडक्ट की, कस्टमर की, टेरिटरी की, प्रोडक्ट कैटेगरी की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की। ठीक है, आपको हमेशा रिलेशनशिप जब बनाओगे 2 टेबल्स के बीच में, तो दोनों टेबल्स में सेम कॉलम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कस्टमर की को प्रोडक्ट के साथ
प्रोडक्ट की को और कस्टमर की को कनेक्ट कर लिया। दिस डजंट मेक एनी सेंस, राइट? कस्टमर की को कस्टमर के टेबल को कस्टमर की के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन टेबल के साथ, तभी वो बता पाएगा कि ये जो कस्टमर ट्रांजैक्शन टेबल में जो कस्टमर के लिए जो की यूज की हुई है, जो नंबर यूज किया है, उस कस्टमर का नाम क्या है, कैसे पता चलेगा कि कस्टमर टेबल का कस्टमर की जब तक उस की के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो लिंकेज नहीं बना पाएगा कि किस नंबर के लिए कौन सा कस्टमर है। क्रिएट अभी ऐसे मतलब कंफ्यूज मत हो, थोड़ा शांत दिमाग से ठंडे दिमाग से सोचो, देन अंडरस्टैंड होगी चीजें, एकदम से डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट था, ओके तो ये जो मॉडल बना ना अभी, फॉर एग्जांपल आपने मॉडल बना दिया, ये सारा मॉडल, तो इस मॉडल के ना टाइप होते हैं जिसको हम स्कीमास बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये वन टू मेनी ये सारा स्ट्रक्चर बना है रिलेशनशिप, तो इसको स्कीमास भी बोलते हैं। स्कीमास के दो टाइप होते हैं, दो या तीन टाइप होते हैं, मोस्टली दो टाइप यूज किए जाते हैं, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, एंड थर्ड वन इज द गैलेक्सी स्कीमा। तो स्टार स्कीमा क्या होता है, जैसे एक स्टार होता है, एक स्टार का अगर स्ट्रक्चर देखो अपन, तो बीच में एक सेंटर में एक 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 हाइलाइटर होता है, और उस वो मतलब जैसे स्टार होता है ना, अपन नॉर्मली स्टार ऐसे निकालते हैं, तो उसके साइड से पूरा सराउंड होता है और बीच में से वो कनेक्टेड होता है सब जगह। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन दिस एक्सेल एंड एक्सप्लेन टू यू। ये दिख रहा है? तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, एक फैक्ट टेबल होता है और मल्टीपल डायमेंशन टेबल उसको कनेक्टेड होते हैं, ये हो गया स्टार। और स्नोफ्लेक कैसे होता है, एक फैक्ट टेबल होता है, मल्टीपल डायमेंशन टेबल इनडायरेक्टली उसको कनेक्टेड होते हैं। ध्यान दो, फैक्ट टेबल को सारे डायमेंशन टेबल वन टू मेनी रिलेशन के साथ कनेक्टेड है, उसको सराउंड किया है, सारे डायमेंशन टेबल ने उसको घेरा हुआ है इस फैक्ट टेबल को। इट लुक लाइक अ स्टार, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड स्टार स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है, डायमेंशन टेबल इसको कनेक्टेड तो है, लेकिन उस डायमेंशन टेबल के जो सब डायमेंशन है ना, वो उसको कनेक्टेड है। जैसे अपने केस में प्रोडक्ट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज डायरेक्टली ट्रांजैक्शन टेबल को कनेक्ट नहीं है, वो सब कैटेगरीज को कनेक्ट हुआ, एंड देन सब कैटेगरीज प्रोडक्ट कनेक्ट होके ट्रांजैक्शन टेबल को इनडायरेक्टली कनेक्ट हुआ। सो अपना जो स्कीमा है वो कौन सा है, अपन ने जो बनाया अभी ये वाला स्कीमा, दिस लुक लाइक स्टार और स्नोफ्लेक। क्योंकि स्नोफ्लेक क्यों है, क्योंकि जो सब डायमेंशन हो ये ना, दिस कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, ये दो डायमेंशन है, ये दो डायमेंशन डायरेक्टली सेल्स फैक्ट को कनेक्टेड नहीं है, वो प्रोडक्ट के डायमेंशन को कनेक्ट हुए और फिर प्रोडक्ट के डायमेंशन के थ्रू सेल्स फैक्ट को कनेक्ट हुए। डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों का इसके साथ, बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्नोफ्लेक स्कीमा। इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं आपको कि स्कीमास क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कीमास आर देयर, आपने कौन से स्कीमा पे काम किया, कौन सा स्कीमा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो स्कीमा क्या है, जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो मॉडल में, जो स्ट्रक्चर बनाते हो टेबल्स का, वो स्ट्रक्चर को स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा के दो टाइप या तीन टाइप बोल सकते हो, मोस्टली दो ही टाइप बोलते हैं, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, स्टार स्कीमा में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन टेबल को मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स कनेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्स लुक लाइक अ स्टार, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्टार स्कीमा। एंड स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है कि जो डायमेंशन टेबल है, वो डायमेंशन टेबल ट्रांजैक्शन टेबल को कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन जो सब डायमेंशन है, वो सब डायमेंशन इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शन टेबल को कनेक्ट होते हैं। तभी आपके दिमाग में एग्जांपल आना चाहिए, हमने जब
पढ़ा था। तो एग्जांपल आप दे सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन टेबल है और मेरे पास 3 टेबल है, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट। Then product categories and product subcategories tables are connected to the product table and then product table connected to transaction table. So this is the example of Snowflake schema. आपने किस पे काम किया हुआ है? आपने स्नोफ्लेक स्कीमा पे काम किया। स्टार स्कीमा इजी है, हर कोई काम करता है। स्नोफ्लेक स्कीमा पे ज्यादातर काम नहीं करते। आपने बोला मुझे स्नोफ्लेक स्कीमा पे हमने काम किया हुआ है। और गैलेक्सी स्कीमा क्या होता है? जहाँ पे मल्टीपल, जैसे एक गैलेक्सी होती है, लाइक जैसे अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, बराबर। रियल वाली गैलेक्सी बोल रहा हूँ, ठीक है, गैलेक्सी चॉकलेट नहीं बोल रहा। तो मिल्की वे गैलेक्सी में जैसे जो अपना सोलर सिस्टम है, जैसे एक सन है और सन के अराउंड प्लैनेट्स है, तो गैलेक्सी में मल्टीपल सन्स है और मल्टीपल सन्स के भी जो प्लैनेट्स, राइट, तो उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं ना। सेम वे सेम कंसेप्ट है गैलेक्सी स्कीमा के लिए, जहाँ पे मल्टीपल स्टार जो होंगे या मल्टीपल स्नोफ्लेक एक साथ कनेक्ट होंगे, मल्टीपल ट्रांजैक्शन टेबल्स होंगे, तो उसको हम गैलेक्सी स्कीमा बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा एकदम, ठीक है। मोस्टली एक्सप्लेन करते समय स्टार और स्नोफ्लेक ही एक्सप्लेन करो। गैलेक्सी उसने पूछा तो बताओ, डायरेक्टली ऐसा हाथ नहीं डालने के, बड़ा धीरे धीरे जाने का। जितना इंटरव्यूअर पूछेगा उतना ही बताने का, ठीक है। या उसको थोड़ा डायरेक्शन आप हमें खुद देनी पड़ती है। इंटरव्यू, जब इंटरव्यू हम देते हैं ना, तो उसकी भी एक ट्रिक होती है। जितने आप आंसर को, क्योंकि जो इंटरव्यूअर पूछता है ना, जितना आप बताते हो ना, वो उसके ऊपर ही वो क्वेश्चंस, क्योंकि आप क्वेश्चंस खुद देते हो उसको बोलने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने इंटरव्यू में अभी आपसे पूछा कि व्हाट इज स्कीमा, तो आपने बोलोगे कि नहीं स्टार एंड स्नोफ्लेक। तो मैं पूछूंगा कि व्हाट इज स्टार स्कीमा, व्हाट इज स्नोफ्लेक। तो आपने जो आंसर दिया उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आपने पहले ही बोल दिया गैलेक्सी सीमा, मैं गैलेक्सी सीमा ही में पूछूंगा, राइट। तो आंसर भी ऐसा देने का जिसका आंसर हमें पता है, ठीक है। स्कीमा समझ में आ गए? कितने टाइप की स्कीमा है? कौन से स्कीमा? स्टार स्कीमा को स्टार स्कीमा क्यों बोलते हैं? अभी मैंने बोला कि एक डायमेंशन टेबल होता है, एक डायमेंशन टेबल को मल्टीपल, सॉरी, एक ट्रांजैक्शन टेबल होता है, multiple dimension tables connected to that transaction table structure look like a star, that's why called star schema. Snowflake schema में क्या होता है? Dimension table connected to transaction tables, but sub dimensions are indirectly connected to the transaction table through one of a dimension. That's why it is called Snowflake schema. ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडलिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया, रिलेशनशिप हमने देख ली, डायरेक्शंस ऑफ रिलेशनशिप हमने देखी, स्कीमाज हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? विजुअलाइजेशन। ये जो रिपोर्टिंग व्यू है, यहाँ पे मॉडलिंग पार्ट आपका खत्म होता है। मॉडलिंग कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? दो वे है, ड्रैग एंड ड्रॉप। फील्ड को ड्रैग करो, जिस टेबल के ऊपर, जिस कॉलम के ऊपर लेके जाना है उस पर जाके छोड़ दो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मैनेज रिलेशनशिप। दो वे से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है? कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, इनएक्टिव। वर्ड इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोला जाता, एक्टिव इनएक्टिव बोला जाता है, ठीक है। इसको अदर वर्ड्स में भी क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी भी। आपको अनदर टेक्निकल वर्ड भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी। क्योंकि जब आप मैनेज रिलेशनशिप में या कोई भी रिलेशनशिप बनाते हो, वहां पे देखो वर्ड आता है कि टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये टेक्निकल वर्ड ध्यान में रखने का। जब कब ध्यान में आएगा? जब आप ऑप्शन के थ्रू उसको करोगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी कितनी है? 4 टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन, मेनी टू मेनी। यानी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कितनी है? 2 है, एक्टिव, इनएक्टिव। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? क्वेश्चन इंटरव्यू Yes, में sir. पूछे जाएंगे ये, ठीक है।
कंफ्यूजन नहीं करना है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पूछा तो एक्टिव एंड इनएक्टिव का आंसर दो। टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी पूछा तो 4 टाइप की कार्डिनलिटी बोलो उसको, ठीक है। क्योंकि आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर दे रहे हो, इंटैक्ट आंसर दे रहे हो, उसने टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप मतलब आप वो 4 टाइप बताओ उसको, तो वो आगे से वापस नेक्स्ट क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ जाएगा ना। हमें आधे घंटे का स्लॉट मिलता है इंटरव्यू के लिए, आधे घंटे में 10 मिनट इंट्रोडक्शन में खा जाने का, और जितने क्वेश्चंस हम बोलेंगे वो उतने क्वेश्चंस पूछता जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं इंटरव्यू का सिंपल लॉजिक आपको बताता हूँ। आधे घंटे का स्लॉट होता है, उनको हर 10-15 जन 20 जनों के इंटरव्यू लेने होते हैं दिन में, तो आपके लिए पूरा दिन तो उनके पास नहीं है, आपको आधा घंटा ही मिलने वाला है। आधे घंटे में इंट्रोडक्शन रेडी करके रखने का कि मैं 7-8 मिनट तो इंट्रोडक्शन लूंगा ही लूंगा, पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन बना लेने का। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो इंट्रोडक्शन की, लेकिन इंट्रोडक्शन टिप टॉप बनाने का एकदम, उसमें कुछ गलती नहीं करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पास कौन सा ग्रेजुएशन है, ठीक है। ये 3 बेसिक चीज़ें हो गई। पर्सनल डिटेल उसमें डालने के नहीं। अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि पर्सनल डिटेल आपके घर में कौन है, तो बताने का, ये तो डालने का नहीं। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपके घर में कौन रहता है, कोई नहीं रहता, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, आप अभी कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, प्रीवियस कंपनी आप कौन सी थी, कितने साल वहाँ पे काम किया, टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका, कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए, करंट प्रोजेक्ट कौन सा है। अगर वो बोलेगा, आपने जैसे प्रोजेक्ट का नाम लिया इंटरव्यू में आपके, ठीक है, याद रखो जैसे जैसे आप उसको डायरेक्शन दोगे वैसे वैसे सवाल आने शुरू हो जाएंगे। आपने जैसे ही मेंशन किया कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ये प्रोजेक्ट किए हुए हैं, मेरा करंट प्रोजेक्ट ये है, तो बोलेगा ठीक है, एक्सप्लेन योर करंट प्रोजेक्ट, पहला क्वेश्चन आपको पड़ेगा तुरंत। वैसे फिर वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी डिटेल्स निकाल के रखने की, केपीआईज मैंने कौन से बनाए, कौन से विजुअलाइजेशन यूज किए, कौन से मेजर बनाए, कौन सा डैक्स फॉर्मूले यूज किए, क्या एनालिसिस किया हुआ है, कौन सा डेटा सोर्स था। ये सारी चीजें आप जैसे जैसे बताते जाओगे वैसे वैसे क्वेश्चंस आएंगे। इंटरव्यूअर को हमेशा एक पाथ देने का, इंटरव्यूअर को सोचने के लिए टाइम नहीं देने का कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा। आपको उसको बताना होता है इंटरव्यू के थ्रू कि आप मुझसे ये पूछो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट चीज़ें याद रखो, ठीक है। मैं क्वेश्चन बैंक कुछ दूंगा आपको, ऑनलाइन क्वेश्चंस कुछ है मेरे पास, कुछ लिंक्स है, उसके थ्रू भी पढ़ो, ठीक है। जब मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा आपके, तब और डिटेल्स में हम उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। उस टाइम पे मैं थोड़ा बताऊंगा, जैसे मैंने अभी ये बताया कि प्रिपरेशन भी कैसे करना है। प्रिपरेशन भी मतलब प्रिपरेशन का टेंशन नहीं लेने का, प्रिपरेशन भी एकदम जिसको बोलते हैं ना कि ऐसे प्रिपरेशन चुटकी बजा के जैसे प्रिपरेशन करते हैं, स्मार्ट वर्क जिसको बोलते हैं, हार्ड वर्क नहीं करने का, स्मार्ट वर्क करने का, ठीक है। ऐसे मान के चलने का कि आधे घंटे में आपको बस आप ही बोलते रहना चाहिए, वो बस उसको बोलने के लिए टाइम कम देना है, आपको ज़्यादा बोलना है। ऐसा इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन 100% है। अगर आपने इंटरव्यूअर को सोचने के लिए टाइम दिया, इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो, क्योंकि जितना वो सोचेगा ज़्यादा, उतना हार्ड क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। टेंशन नहीं दे रहा मैं तुम लोगों को, मैं बस बता रहा हूँ कि एक्चुअल फैक्ट क्या होती है। मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, यही होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। विजुअलाइजेशन से पहले ये विजुअल्स जो होते हैं, थोड़ा यूआई देख लेंगे एक बार वापस से, और टाइप्स ऑफ विजुअल जो अपने पास है इनबिल्ट, यहाँ पे जो भी 15-16 विजुअल्स है इंपॉर्टेंट, उस विजुअल की थोड़ी इंट्रोडक्टरी एक विजुअलाइजेशन हम ले लेंगे कि कौन सी विजुअल्स हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्या होता है वो विजुअल। वो हमें पता तो होना चाहिए कि ये बार चार्ट है, ये क्या काम करता है एक्चुअली, क्या एनालाइज करता है ये, ठीक है। तो ये कल विजुअलाइजेशन हम कल स्टार्ट करेंगे। वंस विजुअलाइजेशन डन, हम एक्चुअल रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे विद द डैक्स और रिपोर्टिंग साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डैक्स बनाएंगे वैसे वैसे रिपोर्ट में वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ओके। और जिस दिन से डैक्स शुरू होगा उस दिन से आपको क्या करना पड़ेगा,
जो मैं वेबसाइट दूंगा उस वेबसाइट पे जाके डेली 5 टैक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 200 200-250 टैक्स रहेंगे टोटल, रोज 5 भी पढ़ोगे। ये मैं हर बैच को बोलता हूँ, कोई बैच करती नहीं है फॉलो, ठीक है। लेकिन उसको गांठ मार लो कि वो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। डेली 5 टैक्स को प्रिपेयर करो अच्छे से, समझ लो। मैं ये भी नहीं बोलता कि वहां पे जाके रट्टा मारो, ऐसे भी नहीं कर लो। वहां पे जाके बस पढ़ लो, बस देख लो एक बार कि वो डैक्स ऐसा भी कोई डैक्स है। क्योंकि जब लॉजिक बनाने की बारी आती है ना, तब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा डैक्स फंक्शन इसमें यूज करना पड़ने से हमें आउटपुट मिलेगा। हमें आउटपुट पता होता है, लेकिन कैसे लाना है ये हम पे डिपेंड होता है, ठीक है। डैक्स जब शुरू होगा तब तो मैं वापस बताऊंगा ये चीज़ आपको, लेकिन अभी बस एडवांस से बोल रहा हूँ। यहाँ पे रुकते हैं, कल अपन विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ओके। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, कल मिलते हैं। किसी को डाउट है किसी इसमें, आज जो हमने देखा इसमें किसी को डाउट? अरे हो या चलेगा ये सब? नो सर। ठीक है, टेंशन में आ गए क्या सारे? हाँ, ये ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन है अभी? ऋत्विक, नो सर। विशाल, नो सर। नाजमीन, चेतन, शुभम, हेमंत, हो ना सब लोग? यस सर। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय। टॅक्स करायला किती वेळ लागतो सर, म्हणजे एक टॅक्स? वेळ नाही सांगता येणार. लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट.